जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 11 का विषय सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11th में और हिंदी का एनुअल एग्जाम पेपर ढूंढ रहे हैं तो यह प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन पेपर आपके जो है लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, समझेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले खंड का जिसमें हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग 10 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? आगरा में, मद्रास में, कलकत्ता में, पूना में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो कहाँ स्थित था? वो आपका स्थित था कलकत्ता में। कहाँ स्थित था? कलकत्ता में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मैला आंचल के रचनाकार हैं। तो मैला आंचल के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अगेहे, फणीश्वरनाथ रेणु, सरदार पूर्ण सिंह। तो यहाँ पर जो है मैला आंचल के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो मैला आंचल के रचनाकार हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु। क्या हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? ऑप्शंस आपको दिए गए थे, प्रोजी सुंदर रेड्डी, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल संकृत्यायन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार रसमंडल के रचयिता हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठुलनाथ और राधाचरण गोस्वामी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका गोसाई विठुलनाथ। क्या हो जाएगा? गोसाई विठुलनाथ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है चिंतामणि, अतीत के चलचित्र, भाग और पुरुषार्थ, पथ के साथी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका चिंतामणि। क्या हो जाएगा? चिंतामणि। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शंस दिए गए थे, खुमान रासु, साहित्य लहरी, पृथ्वीराज रासु, साकेत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी राज रासो। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, कामायनी किस युग की रचना है? ऑप्शंस आपको दिए गए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो यहाँ पर जो कामायनी रचना है वो किसकी है? वो रचना है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? तो ये जो है छायावादी युग के कवि हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा छायावादी युग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका आ जाता है गा क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, राष्ट्रीय काव्यधारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय काव्यधारा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय काव्यधारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई है? तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई है? साकेत, विनय पत्रिका, बिहारी सतसई, पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बिहारी सतसई। क्या हो जाएगा?
बिहारी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिहारी। ठीक है। इसके बाद है आधुनिक युग की मीरा हैं। तो आधुनिक युग की मीरा हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आधुनिक युग की मीरा कौन है? आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता दया प्रेममय के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है वो होता है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो शीर्षक क्या है? आचरण की सभ्यता। और इसके जो लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। क्या है? सरदार पूर्ण सिंह है। ठीक है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक के द्वारा प्रस्तुत पंक्तियां किस प्रसंगवश लिखी गई हैं? आचरण की भाषा के मीठे वचनों में किस प्रकार की मूक भावना पाई जाती है? सब आचरण के चार मुख्य वाक्य व्याख्यान कौन से हैं? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बाहुरी ना आवे हट। तो यहाँ पर कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो कविता का शीर्षक और कवि का नाम, तो ये कवि का नाम के ये जो है कबीर दास के साखी से लिया गया है। ठीक है। गुरु ने शिष्य का क्या उपकार किया है? तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको करने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक कवि का नाम हमने आपको बता दिया है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करिए। तो पहला है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये तीन लेखक दिए गए हैं। इनमें से किसी एक लेखक का आप लोग जीवन परिचय कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं खा क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा जो है 80 शब्द है, जिसमें हमारा पहला है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। प्रायश्चित अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए। क्या है? प्रायश्चित अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए। अथवा बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों में से क्या कर सकते हैं? इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा जो है अधिकतम 80 शब्द है। आन का मान नाटक की द्वितीय अंग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो यथवा करके दिया गया, उनमें से आप कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं खंड खा पर। तो खंड खा में देखिए पहला क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको संस्कृत गद्यांश दिया गया है, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया गया है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको श्लोक दिया है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है अंत का पाना। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी का गुप्त भेद जान लेना। इसके बाद है नहले पे दहला चलना, मतलब कि करारा जवाब देना। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कर लिखिए। महोत्सव का संधि विच्छेद है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद बनेगा महाधन उत्सव। क्या बनेगा? महाधन उत्सव बनेगा। ठीक है। इसके बाद है राजर्षि का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? इसका संधि विच्छेद आपका बनेगा राजा धन ऋषि। क्या बनेगा?
राजा धन ऋषि बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नयनम का संधि विच्छेद है, तो नयनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नी धन अनम, क्या हो जाएगा, नी धन अनम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार उपयुक्त विकल्प का चयन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो राजा को है जो यहाँ पर राजा में विभक्ति क्या हो जाएगी, तो राजा में विभक्ति हो जाएगी आपकी प्रथमा विभक्ति एक वचन, क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा। यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसके बाद है आत्मना शब्द का रूप है, तो आत्मना शब्द का रूप है आत्मन के चतुर्थी एक वचन का, पंचमी एक वचन का, तृतीय एक वचन का, सप्तमी एक वचन का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सब पंचमी एक वचन, क्या हो जाएगा, पंचमी एक वचन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है खा वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। अग और अघ, तो पहले अग का अर्थ होता है पहाड़ यानी कि अचल, और अघ का अर्थ होता है पाप, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अचल और पाप। इसके बाद है सर और सिर, क्या है, सर और सर। ये वाला देखो, ये वाला जो सा होता है इसका तो अर्थ होता है तालाब और इसका अर्थ होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है तालाब सिर्फ इसी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है खा वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाग और तालाब। ठीक है, इसके बाद है शब्दों के विभिन्न अर्थों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कर उत्तर दीजिए। अनंत शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है, क्या है, अनंत शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका यमराज, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य का एक अर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 12 की संख्या, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जो जीवन चार पैरों, जो जीव जो है चार पैरों वाला हो, चतुष्पैर, चारपाई, चौपाया, चौराहा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चतुष्पैर। वन में लगने वाली आग, तो वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावा नल कहते हैं, क्या कहते हैं, दावा नल कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सही उत्तर विकल्प का उनका चयन कर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, में कारक संबंधी अशुद्धियों का सही रूप है। मैं कलम के मध्यम से लिखता हूँ, मेरे द्वारा कलम लिखती है। मैं कलम से लिखता हूँ, मेरे द्वारा कलम लिखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैं कलम से लिखता हूँ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, आपका आशीर्वाद चाहिए तो आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, मेरा भविष्य उज्जवल है, राम बड़ी विद्वान है, और मुझे 100 रुपये देना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुझे 100 रुपये देना। इसके बाद है श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उस की परिभाषा अथवा उदाहरण दीजिए। इसके बाद इसी में आपका खा अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। इसके बाद इसी में आपका गा है दोहा अथवा कुंडलिया छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपको सारे क्वेश्चंस जो है 2-2 नंबर में है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए संपादक के नाम एक पत्र लिखिए, अथवा अपने निकट की बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं कंप्यूटर प्रयोग से लाभ तथा हानि, शिक्षा में खेल कूद का स्थान, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा क्लास 11 का हिंदी का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पीडीएफ डाउनलोड करने की, तो वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।